पूरा वर्ल्ड जहां एक तरफ टेररिज्म को फेस कर रहा है और कई सारे चैलेंजेस इसके ऊपर फेस करने पड़ रहे हैं, और वहीं नार्को टेररिज्म भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इसके साथ साथ ड्रग्स भी एक बड़ा कंसर्न है। हालांकि अब हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो लास्ट ईयर मई के मंथ में एक बड़ी डेवलपमेंट रही थी जिसमें ANTF की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। ये आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद एक मेजर डेवलपमेंट मानी गई। और आप भी कई सारी खबरों में सुनते होंगे कि ANTF द्वारा अच्छा कार्य भी किया जा रहा है और कई सारे जो बड़े कैचेस हैं उनको मिल रहे हैं। ड्रग्स को लेकर कई सारी बड़ी कंसाइनमेंट्स भी पकड़ी जा रही हैं। इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे और बातचीत में इस समय हमारे साथ मौजूद हैं ANTF जम्मू एंड कश्मीर के SSP विनय शर्मा जी। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जम्मू परिवर्तन। थैंक यू सर, आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट ईयर ANTF की एस्टैब्लिशमेंट हुई है जम्मू एंड कश्मीर में मई के मंथ में, तब से लेकर अब तक क्या मेजर सक्सेस रही है और क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी तो ANTF का गठन अपने आप में एक बड़ी कामयाबी थी। आपने ठीक कहा कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370-35A एक बड़ी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा स्टेप था और इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी थी। और दूसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो रही कि हम उम्मीदों पे काफ़ी हद तक खरा उतरे हैं। खैर, इसका आकलन तो हम जनता पे छोड़ेंगे, लेकिन एज ए टीम लीडर मेरी अपनी सेटिस्फेक्शन जो है, मई 2020 में इसका गठन हुआ और करीबन 1 साल 4 महीने इसको हो गए हैं। और 1 साल 4 महीने में रिकॉर्ड सीजर्स जो है ANTF ने किए हैं। हमने 250 किलो से ज़्यादा हाशीश अभी तक रिकवर कर चुके हैं। काफ़ी बड़ी मात्रा में हेरोइन रिकवर हुई है। पॉपी स्ट्रा 5000 किलो से ऊपर हो गया है। फिगर्स मैं आपको बताऊं, 2.5 लाख से ज़्यादा हमने स्पाज्मो प्रॉक्सिवान के कैप्सूल्स हमने रिकवर किए हैं। 2.5 लाख बहुत बड़ा नंबर है। 53,000 के करीब हमने कोडिन फॉस्फेट्स जो हैं बॉटल्स हमने रिकवर की हैं, यानी कि आधा लाख तो करीबन यही हो गया। अचीवमेंट्स में दूसरा ये सबसे बड़ा कि हमने ANTF ने अपने कम से कम 35 से ज़्यादा बड़ी कमर्शियल क्वांटिटी की FIRs हमने दी हैं। और बड़े जो नार्को डीलर्स थे, हम सिर्फ मैं इनकी बात नहीं कर रहा, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं या ड्राइवर और कंडक्टर्स हैं, हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड चेन्स तक हमने एक्सपोज की हैं। और जो सप्लायर्स थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जो मैन्युफैक्चरर्स थे, हमने उन लोगों को गिरफ्तार किया है। काफ़ी हद तक हम इस चेन को ब्रेक करने में कामयाब रहे हैं अभी तक। सर, नार्को टेररिज्म भी एक बड़ा चैलेंज है। हालांकि अगर जम्मू रीजन की तरफ हम आएँ तो यहाँ इंटरनेशनल बॉर्डर है और कानाचेक सेक्टर से ऊपर की तरफ जाएँ तो LOC जो है लाइन ऑफ कंट्रोल शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की भी ये मॉडस ऑपरेंडी है कि किस तरह नार्को टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाए और जो पैसा उससे जनरेट होगा उसको टेररिज्म के बीच में डाइवर्ट किया जाए। किस तरह का चैलेंज ये है और नार्को टेररिज्म के जो केसेस हैं किस तरह से ANTF उससे डील कर रही है? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर आप जोग्राफिकल लोकेशन देखेंगे तो वो ये है कि हम गोल्डन क्रिसेंट के बिल्कुल नज़दीक हैं। गोल्डन क्रिसेंट हो गया अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का जो ये रूट बनता है, इसको हम गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपीएम का कल्टीवेशन इसी इलाके में होता है। सबसे बड़ी तस्करी, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हेरोइन की जो यूनिट्स हैं वो इन्हीं इलाकों में है। आपको मैं बता दूं कि चूंकि हम बिल्कुल गोल्डन क्रिसेंट के पास हैं, पाकिस्तान इस चीज़ का पूरा एडवांटेज लेता है। पाकिस्तान की कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर को खास कर किसी तरीके से डिस्टेबलाइज करें। पहले उसने टेररिज्म का सहारा लिया, उसमें हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी, हम सब ने मिलके उस नेफेरियस डिज़ाइन को काफ़ी हद तक हमने फेल कर दिया। अब उसने दूसरा सहारा लिया। अब नार्को टेररिज्म का एंगल के साथ साथ में इनके यूथ को कमज़ोर भी करते हैं। इलिसिट ड्रग्स यहाँ पंप करते हैं, इलिसिट मनी जनरेट करेंगे, इन लोगों को एडिक्ट करेंगे, कमज़ोर करेंगे और उसके बाद जाके इनको फिर टेररिज्म की मार देंगे। उसमें भी हमने जो पिछले 1.5 साल में, अगर आप कहें, मैं 1.5 साल तो नहीं कहूँगा, पिछले 4-5 साल से ही जम्मू कश्मीर पुलिस की टॉप प्रायोरिटी रही है कि हमने ड्रग्स को टॉप प्रायोरिटी लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ी खेपें हमने पकड़ी हैं। काफ़ी हद तक नार्को डीलर्स जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। आज की डेट में इतना ज़्यादा दहशत उनके जहन में, जम्मू कश्मीर पुलिस और एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स की उनके जहन में इतनी दहशत है कि अब उनको रूट्स चेंज करना पड़ रहे हैं। अब वो पंजाब का रूट ले रहे हैं, यहाँ तक कि आपने रिसेंटली देखा होगा वो लेह का रूट लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। लेकिन हमने उनका लेह तक पीछा किया और लेह में भी वो लोग गिरफ्तार हुए हैं। हम इनको कहीं तक भी नहीं छोड़ेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इनको हम बिल्कुल ज़ीरो पे लेके हम ख़त्म कर देंगे इस चीज़ को। जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा फाइट अगेंस्ट ड्रग्स, से नो टू ड्रग्स और ऑपरेशन संजीवनी जैसे ये ऑपरेशन चलाए गए, हालांकि ANTF के एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तो हमने बात की क्या अचीवमेंट्स रही हैं। इससे पहले जो एग्जीक्यूटिव विंग है, क्योंकि उनके डोमेन में बहुत कुछ होता है, लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करना है और भी कई सारे कंसर्न होते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं। आपको लगता है कि ANTF जब से बना है तब से
से जो एग्जीक्यूटिव विंग है पुलिस का उसका लोड कम हुआ है या अभी भी ऐसा ही? देखिए, एएनटीएफ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस का ही एक स्पेशलाइज्ड यूनिट हमने क्रिएट हुआ है। मैं इससे पहले मैं एसपी सिटी साउथ था, मैं खुद भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा था, उससे पहले मैं एसपी ऑपरेशंस था। कुछ दिक्कतें वहाँ आती हैं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का टाइम वहाँ नहीं मिल पाता, मल्टीफेरस टास्क होते हैं, इंटेलिजेंस जनरेशन करनी है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर करना है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने हैं, बंदोबस्त वगैरह। तो इतना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के पास ना उस लेवल का स्किल भी नहीं होता और टाइम भी नहीं हो पाता कि वो फॉरवर्ड चैन बैकवर्ड लिंकेजेस निकालें। अगर ड्रग्स को और ड्रग डीलर्स को पूरी तरह से ख़त्म करना है तो मैं ये मानता हूँ कि जो इसके ओरिजिनेटर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो बड़ी मछलियाँ हैं, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। तो उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड यूनिट चाहिए था जो सिर्फ़ और सिर्फ इसी काम के लिए डेडिकेट हो। इसकी अचीवमेंट्स, इसके अच्छे रिटर्न्स एएनटीएफ में आके मुझे फील हुए कि ये एएनटीएफ आने से हम लोग उस लेवल तक इन्वेस्टिगेट कर पाए कि कौन लोग इसके मैन्युफैक्चरर से वो उठाए हमने, कौन लोग इसके डिस्ट्रीब्यूटर से, कौन लोग इसके कल्टीवेटर्स हैं। काफ़ी बड़ी जो ड्रग डीलर्स थे वो लोग गिरफ्तार हुए। और आज अगर आप साउथ कश्मीर में अगर आप आकलन करेंगे, आप जाके एक एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर जो बुकी वुकी के जो ढाबे वगैरह थे नेशनल हाईवे से सारे के सारे वहाँ ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ के नार्को डीलर्स आज की डेट में एक दहशत के माहौल में है। पिछले 1 साल में हमने करीबन 1 करोड़ रुपया इन लोगों का फ्रीज़ करवा दिया है सफेमा से, जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली में है। और उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि ये सारे का सारा पैसा जो है ये प्रोसीड्स ऑफ नारकोटिक्स है, और आपको प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। फिर जाके कोर्ट इसके फ्रीजिंग ऑर्डर कंफर्मेशन देती है। और इस तरह के फ्रीजिंग ऑर्डर्स एएनटीएफ ने जो लाए हैं, इस जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों के अकाउंट्स भी सीज हुए हैं। तो एएनटीएफ जिन उम्मीदों पे खड़ी हुई थी, मुझे लग रहा है उन उम्मीदों पे खरे उतरे हैं काफ़ी हद तक, और लोगों की उम्मीदें हमने बढ़ाई भी हैं हमसे। सर, जिस तरह आपने बताया कि ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जाता है या फिर हमारी कोशिश ये रहती है कि जो इसके पीछे मेन डीलर है, जो मेन मास्टरमाइंड है, उसको पकड़ा जाए। हालांकि इसमें किस तरह के कंसर्न रहते हैं? सप्लाई चेन को देखने की ज़रूरत होती है, डिमांड चेन को देखने की ज़रूरत होती है, रिहेबिलिटेशन को देखने की ज़रूरत होती है। तो ये कितने बड़े कंसर्न है सर? देखिए, आपने बड़ा अच्छा पहलू टच किया है। इसके 3 डायमेंशंस हैं ड्रग्स के। एक सप्लाई है, एक डिमांड है, और तीसरा रिहेबिलिटेशन है। सप्लाई चेन के लिए ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जिसमें एनसीबी है, एएनटीएफ है, थाना पुलिस है। हम सब मिलके उस सप्लाई चेन को तोड़ते हैं। दूसरा डिमांड बेस है कि वो लोग जो इसमें ऑलरेडी इसमें ग्रस्त हो चुके हैं ड्रग्स के अभिशाप से, उन लोगों को डिमांड कैसे कम करनी है, लोगों को कैसे अवेयर करना है कि ड्रग्स की तरफ ना जाएं, यूथ को किस तरह से सेंसिटाइज करना है कि इसके बुरे फॉलोआउट्स क्या रहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इसको अवेयरनेस कैंपेन कहते हैं। उससे अवेयरनेस कैंपेन, मास अवेयरनेस कैंपेन से डिमांड लो होगी तो ऑब्वियसली जब डिमांड कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। सिंपल मार्केट का फंडा। तीसरा यह है कि वो लोग जो ऑलरेडी ड्रग्स में आ चुके हैं, अब उनका क्या करें। उसके लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स चाहिए, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स चाहिए, हमें मेंटल हेल्थ काउंसलिंग यूनिट्स चाहिए। ना केवल एएनटीएफ का गठन, जम्मू कश्मीर की सरकार की टॉप प्रायोरिटी है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खुलें। जो प्राइवेट प्लेयर्स इसमें हैं उनको भी इसमें स्पॉन्सरशिप दें, उनको इसमें प्रोत्साहन दें कि प्राइवेट ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ काउंसलिंग यूनिट्स हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर एक तहसील लेवल पे ये खुलें। और मुझे लग रहा है अगले 2-4 महीने में आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर एक ज़िले में जम्मू कश्मीर के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर होगा। सर, आपने डी एडिक्शन सेंटर की बात की। हालांकि जब कोई ड्रग्स के बीच में इंडल्ज होता है, ज़्यादातर ये भी देखा जाता है कि कोई टीनेजर है, जब वो स्कूल गोइंग है, ऐसी सोसाइटी के बीच में चला जाता है और वो ड्रग्स के बीच में इंडल्ज हो जाता है। और कई सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो हिचकिचाते हैं, वो खुल के सोसाइटी में बात नहीं कर पाते, ना ही अवेयरनेस उसमें हो पाती है। तो इसमें पेरेंट्स का किस तरह का रोल आना चाहिए, फैमिली का किस तरह का रोल आना चाहिए? स्कूल्स में जब बच्चों की ग्रूमिंग हो रही है तो स्कूल्स में किस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी जो परेशानी है ड्रग्स में वो ये है कि हम लोग ड्रग एडिक्ट्स को एक सोशल टैबू के तौर पर लेते हैं, जबकि ड्रग एडिक्शन जो है ये एक मेंटल हेल्थ डिजीज़ है, ये एक बीमारी है। ये कोई वो लोग क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो विक्टिम्स हैं। और विक्टिम्स हैं वो ड्रग्स में आए हैं तो ये केवल उन्हीं की गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं फैमिली का फेलियर, हम सबका एक कलेक्टिव सोसाइटी का फेलियर है।
तो चूंकि फैमिली का कलेक्टिव फेलियर और सोसाइटी के कलेक्टिव फेलियर की वजह से आदमी ड्रग्स में जाता है, तो पूरी की पूरी सोसाइटी की कलेक्टिव जिम्मेवारी है कि उस आदमी को हमने रिहेबिलिटेशन करनी है। और जब एक आदमी डी एडिक्ट हो जाता है, डिटॉक्सिफाई होकर मेन स्ट्रीम में आता है, तो उस आदमी को सेलिब्रेट और ग्लोरीफाई करना चाहिए कि एक बहुत बड़ी जंग जीत के यहाँ आया, ना कि उसको एक अभिशाप उसके साथ एक टैग लगा के रखना है कि नहीं जी ये किसी ज़माने में ये ड्रग एडिक्ट हुआ करता था। मैं ये आपको बता दूं कि मैंने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में अक्सर मैं जाता रहता हूँ, वहाँ इंटरेक्ट करता हूँ। बड़ा टफ होता है कि एक एडिक्ट का फिर इस चीज़ से बाहर निकलना। इसमें उसके फैमिली के, डॉक्टर्स के और वहाँ का पूरा जो स्टाफ है जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग करता है, बड़े एफर्ट्स लगते हैं। जो लोग इससे बाहर आते हैं उन लोगों को मेरी सबसे अपील है कि उन लोगों को ग्लोरीफाई करें, उनको सेलिब्रेट करें, उनको अपनाएं और उन लोगों को एज रोल मॉडल बताएं कि ये अगर ये लोग एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं तो कोई भी एडिक्ट इस चीज़ को छोड़ सकता है। सर क्या मैसेज रहेगा यूथ के लिए, क्योंकि आप भी कई सारे यूथ ऐसे होंगे उनके रोल मॉडल होंगे, इवनिंग में आप एक्सरसाइज करते हैं, हम भी आपकी कई सारी वीडियोस देखते हैं, वो नौजवान भी देखते होंगे, तो उनको सर एक पॉजिटिव मैसेज आप दे दें। देखिए मेरी तरफ से यही मैसेज है कि हालांकि मैंने कहा कि एडिक्शन से वापस आना इट इज़ पॉसिबल, लेकिन बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बड़ा डिफ़िकल्ट है। मैं कहूँगा कि यूथ से मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ से दूर रहें, इस चीज़ से बचें, इसमें ट्राई भी ना करें, क्योंकि हमारा जो असेसमेंट ये रहा है कि जो हम इंटरेक्ट करते रहते हैं मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या स्पेशलिस्ट होते हैं, वो कहते हैं कि इसमें 1 या 2 बार जब आदमी इसका सेवन करता है, तीसरी बार उसका जो मेंटल माइंड का, ब्रेन का जो केमिकल बैलेंस है वो इस तरह से बिगड़ जाता है कि वो आदमी फिर इस चीज़ का स्लेव हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि अब मैं ड्रग्स नहीं ले रहा, रादर ड्रग्स मुझे कंज्यूम कर रहा है। और एक बार आप कोई आदमी एडिक्ट हो जाता है तो उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं उसको डिटॉक्सिफाई करने में। इस चीज़ से बचें, दूर रहें। जहाँ तक ड्रग्स का सहारा लोग क्यों लेते हैं, मैं उस पर भी थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि यूथ अपने आप को एक हाई में देखना चाहता है कि उनको किक चाहिए, एक पॉजिटिव कोशिश करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि शायद इससे कुछ पॉजिटिविटी आती है, जबकि इसमें ये एक ट्रैप है जिसमें फंस जाएं। पॉजिटिविटी के और बड़े रास्ते हैं। आप रनिंग करके, आप जिम में जाके, आप एक्सरसाइज करके, डांस करके, म्यूज़िक सुन के, म्यूज़िक गा के, गाने गा के, बहुत सारी क्रिएटिव एक्सरसाइज करके आप अपने जो डोपामाइंस हैं, सेरोटोनिन हैं, ऑक्सीटोसिन्स हैं, जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं, उनको ट्रिगर कर सकते हैं। उन चीज़ों का सहारा लें, ड्रग्स से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जम्मू परिवर्तन से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे साथ एसएसपी एएनटीएफ विनय शर्मा जी इस समय बातचीत में मौजूद थे और उन्होंने पॉजिटिव मैसेज एक दिया है यूथ को, खास तौर पर जो ग्रोन अप इस समय यूथ है, नेगेटिव साइड्स पे ना जाएं, पॉजिटिव अप्रोच रखें, गलत चीज़ों के बीच में इंडल्ज ना हो। और उसके साथ साथ एएनटीएफ की अब तक क्या जो एक मैसिव डेवलपमेंट्स रही हैं उसके ऊपर खास हमने आज एसएसपी विनय शर्मा जी के साथ बातचीत की है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।